एपिसोड में हम लोग 60 तक इसे देख चुके थे, होमोफोन्स की सीरीज़ जो चल रही थी। आज इसे 61 से कंटिन्यू करेंगे और आगे समझेंगे कि कुछ ऐसे और वर्ड्स जो सिमिलर होते हैं साउंड में, बट उनकी स्पेलिंग और मीनिंग दोनों डिफरेंट होती है, दोनों का यूज़ भी डिफरेंट होता है। तो जैसे यहाँ पर हमारे सामने एक वर्ड है यहाँ पे डेयरी और डेयरी। एक डायरी बोलते हैं, एक डेयरी बोलते हैं। तो जब डेयरी बोलते हैं तो इसका मतलब होता है दुग्धशाला, जिसकी स्पेलिंग है DARDAIRY। और जब डायरी बोलते हैं DIARY तो इसका अर्थ होता है एक नोटबुक, जो छोटी सी नोटबुक हैंडबुक होती है उसको डायरी बोला जाता है। तो इसे पहले वाले वर्ड को जब हम यूज़ करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, द मिल्क सप्लाइड बाय पराग डेयरी इज़ ऑलवेज प्योर, कि पराग डेयरी द्वारा जो दूध सप्लाई किया जाता है वो हमेशा शुद्ध होता है। दूसरे शब्द को डायरी को जब हम प्रयोग करेंगे तो इसको इस तरह से, आई डिड नॉट गेट एनी डायरी दिस ईयर, मुझे इस वर्ष कोई भी डायरी नहीं मिली। तो इन दोनों शब्दों का प्रयोग इस तरह से हमें करना होता है। नेक्स्ट वन देखते हैं, डियर और डियर। DEAR डियर का मतलब होता है प्रिय, यानी कोई भी ऐसा जो हमें पसंद हो। और DEER डियर का मतलब होता है हिरन। तो दोनों का अर्थ अलग अलग है, स्पेलिंग भी अलग अलग है। जब हम डियर यूज़ करते हैं फर्स्ट वाला तो बहुत ही कॉमन है, हम सब लोग अक्सर करके इस वर्ड को यूज़ करते हैं, जैसे सपोज यू आर माई डियर फ्रेंड, इस तरह से। एंड द नेक्स्ट वन कि हम डियर DEER जब यूज़ करते हैं तो डियर वॉज ग्राजिंग ग्रास इन द फॉरेस्ट, कि जंगल में एक हिरन घास चर रहा है। तो इस अर्थ में दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है। द नेक्स्ट वन देखते हैं, एक है ड्यू और एक है ड्यू। तो पहला वाला जो ड्यू है वो माउंटेन ड्यू वाला में ड्यू है, और दूसरा वाला ड्यू मतलब जो कोई चीज़ आगे देनी है बट वो निश्चित है, यानी श्योर है, तो वो आगे के समय में हमें उसे देना है, वो निश्चित है। तो ऐसा कुछ जब होता है तो उसे ड्यू बोलते हैं, DUE। तो पहले ड्यू का अर्थ ओस की बूंदें होती हैं, पानी की बूंदें। तो इसका उपयोग इस तरह से करेंगे, ड्यू ड्रॉप्स कैन बी सीन अर्ली इन द मॉर्निंग, कि प्रत्येक सुबह, सुबह की जो एकदम अर्ली मॉर्निंग होता है उस समय के समय हर जगह पे कुछ पानी की बूंदें देखी जा सकती हैं, ये ड्यू ड्रॉप्स कहलाता है। और दूसरा जो ड्यू है उधारी होती है जिस तरीके से, या किसी को देनदारी जो होती है निश्चित तौर पे वो देना ही देना है, तो इसे इस प्रकार प्रयोग करेंगे, आई वॉन्ट ओनली माई ड्यू शेयर, कि मेरा जो बचा हुआ निश्चित शेयर है वो मैं चाहता हूँ। तो इस तरह से इन शब्दों का यूज़ करना है। नेक्स्ट वन है डिपेंडेंट और दूसरा है डिपेंडेंट। तो पहला डिपेंडेंट की स्पेलिंग है DEPENDENT। डिपेंडेंट का मतलब आश्रित, यानी किसी भी व्यक्ति या किसी भी जो संस्था पर निर्भर रहने वाला। और जब दूसरा डिपेंडेंट बोलते हैं इसका मतलब होता है अनुचर, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति की बात मानता हो या उसका सेवक हो, काम करने वाला उसका। तो पहला जो आश्रित है उसका प्रयोग इस तरह से कर सकते हैं, शी इज़ स्टिल डिपेंडेंट ऑन हर फादर, कि वह अभी भी अपने पिता पर आश्रित है, यानी उन पर निर्भर है खर्चों के लिए, घरेलू पैसों के लिए या अपने व्यक्तिगत खर्चों के लिए, किसी भी तरह से वो अपने पिता पर निर्भर है। तो डिपेंडेंट अर्थ इस बात को जो है शो करेगा। अनुचर जब इसका उपयोग करता है तो इस प्रकार से इसे सेंटेंस में यूज़ करना कि माई सर्वेंट इज़ माई डिपेंडेंट, कि मेरा नौकर मेरा अनुचर है, यानी वह मेरी बात की पालन करता है, मेरी आज्ञा का पालन करता है। इस तरह से इन शब्दों का प्रयोग करना है। नेक्स्ट वन देखते हैं, एमिनेंट है और दूसरा इमिनेंट है। तो पहला जब एमिनेंट कहते हैं तो इसका मतलब होता है प्रसिद्ध, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो विश्व प्रसिद्ध हो या देश प्रसिद्ध हो या उसकी ख्याति चारों तरफ हो। और दूसरा इमिनेंट मतलब होता है होने वाली एक घटना, या जो आगे होने वाला कुछ ऐसा हुआ है। तो पहले वर्ड का जब हम यूज़ करेंगे तो MK गांधी वॉज एन इमिनेंट लीडर ऑफ इंडिया, इस तरह से कर सकते हैं कि MK गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी एक प्रसिद्ध लीडर थे, भारत में एक नेता थे भारत के प्रसिद्ध। और दूसरा इमिनेंट जब प्रयोग करेंगे तो यू आर इन इमिनेंट डेंजर ऑफ लॉजिंग योर जॉब, कि तुम जो नौकरी तुम्हारे पास अभी मौजूद है उसके जाने के खतरे में हो, यानी वो जॉब तुम्हारी जाने ही वाली है, ऐसा होने वाला है। तो इसका उपयोग इस अर्थ में हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है एलिजिबल और इलेजिबल। दो अर्थ होते हैं। जब पहला होता है एलिजिबल तो इसका मतलब होता है कोई योग्य पर्सन जो किसी कार्य के योग्य हो, जिसे चुना जा सकता है। और दूसरा एलिजिबल है अपठनीय, यानी ऐसी कोई लैंग्वेज या कोई भाषा या कोई लेखन जिसे पढ़ना आसान ना हो। अपठनीय यानी पढ़ने में कठिन हो, जैसे डॉक्टर की जो दवाई का पर्चा लिखते हैं तो वो इलिजिबल रहता है अक्सर करके, तो कुछ वैसा ही यहाँ पे दिखने वाला होता है। तो पहले वर्ड को जब एलिजिबल को यूज करते हैं तो इसका मतलब किसी नौकरी या किसी पद के लिए योग्यता भी होता है। और इसको इस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं कि यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ अ टीचर, कि तुम शिक्षक के पद के लिए पूरी तरह योग्य हो। और दूसरा होता अपठनीय, यानी जिसे हम पढ़ नहीं सकते हैं, तो इसके इस तरह लिखेंगे कि योर राइटिंग इज़ एलिजिबल, नो वन कैन रीड इट, कि तुम्हारी राइटिंग बहुत ही भद्दी है, एलिजिबल है, जिसे पढ़ने योग्य नहीं है किसी के द्वारा।
तो इस तरह से इन दोनों का यूज़ करना है। नेक्स्ट वन है एक्सक्लूसिव, इससे हैं एल्यूसिव और इल्यूसिव, दोनों वर्ड्स होते हैं। एक होता है इल्यूसिव, मतलब भ्रांतिपूर्ण, जो किसी भी भ्रम में हम आ जाएं, जैसे एक तरीके का कोई ऐसा सीन हो जो सामने दिखाई तो दे रहा है बट वो है नहीं, भ्रम किसी प्रकार का। और दूसरा इल्यूसिव होता है अवास्तविक, यानी कि ये एक तरीके का ऐसा आभासी, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो इमेजिनरी है। तो दोनों ही अर्थ इस प्रकार से लगभग सिमिलर हैं, लेकिन यहाँ पे इनका बिल्कुल प्रयोग अलग अलग होगा। जैसे पहले वाले वर्ड को जब प्रयोग करेंगे तो द प्रिंसिपल ऑफ आर कॉलेज, हमारे विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं, ऑलवेज गिव्स एल्यूसिव रिप्लाइज, कि वे हमेशा एक ऐसा उत्तर देते हैं जिससे निश्चायक नहीं होता, यानी कि हम निश्चय नहीं हो पाते कि क्या करना है क्या नहीं। तो मतलब भ्रांतिमान हो जाता है, भ्रांतिपूर्ण रहता है, संशय में रहता है, तो कोई भी क्लियर आंसर नहीं मिलता है। इस प्रकार से जब बात होती है तो वहाँ पे एल्यूसिव वर्ड को हमें यूज़ करना है। नेक्स्ट वन, जब भी हम यूज़ करेंगे इस वर्ड को, एल्यूसिव को, तो इसका अर्थ कुछ इस तरह निकलेगा, द ग्लैमर ऑफ वेल्थ, कि जो अमीरी का एक ग्लैमर है, इज़ मेयरली इल्यूसिव, वह पूरी तरह से अवास्तविक है, यानी कि जीवन का सार वह नहीं है। इस प्रकार से इसको यहाँ पे शो कर सकते हैं। हालांकि सब जानते हैं कि आजकल पैसा ही सबसे बड़ा है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो बिना पैसे के कुछ नहीं होता है, ये सब जानते हैं। तो इस लाइन को पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आखिरकार फाइनली सबको मनी ही चाहिए है और उसके बिना किसी का काम नहीं चलने वाला है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन कहलाता है इकोनॉमिक और इकोनॉमिकल। तो लगभग कुछ ऐसी बातें फिर आ गई सामने। आर्थिक, पहले वाले अर्थ होता है, जब इकोनॉमिक बोलते हैं तो इसका मतलब है आर्थिक, और इकोनॉमिकल मतलब होता है सोच समझकर कोई बात खर्च करना, यानी पैसे का मैनेजमेंट करने वाला व्यक्ति इकोनॉमिकल पर्सन हो सकता है। तो पहले शब्द को जब हम यूज़ करेंगे, द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया इज़ वेरी साउंड, कि जो भारत की आर्थिक पॉलिसी नीति है वह बहुत ही अच्छी है। साउंड का मतलब यहाँ पे अच्छी होगा। साउंड का मतलब यहाँ आवाज़ नहीं होता है, आवाज़ के लिए प्रयोग करते हैं साउंड को, बट कहीं कहीं पे इसका मतलब होता है कि एक अच्छी कंडीशन में होना, साउंड। दूसरा वर्ड इकोनॉमिकल है, जब तब इसका प्रयोग इस अर्थ में होगा कि कोई भी व्यक्ति खर्चा करने में पूरी तरह से वह सोच समझकर खर्च करता है। तो उपयोग कुछ इस तरह करेंगे, माई फ्रेंड ऑलवेज स्पेंड इकोनॉमिकली इन हिज पर्सनल वर्क्स, अपने व्यक्तिगत खर्चों के लिए वह बहुत ही सोच समझकर वह खर्च करता है। तो इसका हमें इस प्रकार से उपयोग करना है इस शब्द का। नेक्स्ट वन देखते हैं, लिखा है ईटेबल और ईडेबल। तो पहला जब ईटेबल होता है तो ईटेबल का मतलब खाने के योग्य है, और इडेबल जब दूसरा होता है, इडाइबल जिसे बोलते हैं, इसका मतलब है खाद्य, यानी कोई भी खाने वाला पदार्थ है, ऐसा कोई चीज़। तो पहला जो वर्ड कहलाता है वो इस तरीके से अर्थ निकलेगा, द स्वीट डिश इज़ ईटेबल आफ्टर द लंच, कि लंच के बाद मीठी चीज़ें जो होती हैं वो खाने योग्य होती हैं, यानी उस समय खाना चाहिए मिठाई या कोई भी मीठी चीज़, जिसे डेजर्ट भी कहा जाता है। और दूसरा जब खाद्य की बात करते हैं तो इसका अर्थ कुछ इस तरह से निकलेगा सेंटेंस में, इट इज़ अ मैटर ऑफ पनिशमेंट टू एडल्ट्रेट एडिबल, कि खाद्य को जो गंदा करता है या उसे ख़राब करता है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसके लिए उसकी सज़ा होती है, तो उसे वह सज़ा योग्य है, इस तरह से उसका अर्थ निकलेगा। नेक्स्ट वन देखते हैं, एगोइस्ट यानी स्वार्थी व्यक्ति, और ईगोटिस्ट जब दूसरा यूँ करते हैं तो अहंकारी व्यक्ति। दोनों में लगभग समान अर्थ है, लेकिन ध्यान रखना पहले वाले में स्वार्थ की बात हो रही, एगोइस्ट यानी ईगो होने वाला व्यक्ति ईगोइस्ट यहाँ पे कहला रहा, और दूसरे में ईगोटिस्ट कहला रहा। तो ईगोटिस्ट जब कहेंगे तो अहंकारी होगा, ईगोइस्ट जब कहलाएगा तो स्वार्थी होगा। तो ही इज़ एन एगोइस्ट, यू कैन नॉट होप फॉर एनी थिंग फ्रॉम हिम, कि वह बहुत ही स्वार्थी किस्म का व्यक्ति है। ऐसा स्वार्थी व्यक्ति होता है जो अपने ही विषय में सोचता है, किसी दूसरे के विषय में नहीं सोचता। तो यहाँ पर इसका अर्थ इस तरह निकलेगा कि वह एक स्वार्थी व्यक्ति है, उससे किसी भी प्रकार की उम्मीद करना व्यर्थ है। दूसरे शब्द को जब हम प्रयोग करेंगे एगोटिस्ट को, तो ये कुछ इस तरह यूज होगा कि आई डू नॉट लाइक टू टॉक हिम एज ही इज़ एगोटिस्ट, कि मैं उससे बात करना पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि वह बहुत ही अहंकारी व्यक्ति है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं, एंश्योर और इंश्योर। तो पहला वाला इंश्योर ई से जब शुरू होता है तो इसका मतलब होता है किसी कार्य को निश्चित या सुनिश्चित करना, और दूसरा इंश्योर का मतलब होता है बीमा करना या करवाना। तो यहाँ पर इंश्योर जो पैसे का हम मैनेजमेंट करते हैं भविष्य की योजनाओं के लिए और बीमा के तौर पे, तो वो इंश्योर कहलाता है, और इंश्योर किसी कार्य को सुनिश्चित करना कहलाता है। तो सेंटेंस में जब यूज़ करेंगे तो पहला वाला होगा, आई मस्ट इंश्योर माई प्रेजेंस इन द मीटिंग इन टाइम,
कि मैं समय पर मीटिंग में पहुंचने के लिए अपने आप को सुनिश्चित करूंगा, यानी मुझे सुनिश्चित करना है कि मैं समय पर पहुंच सकूं मीटिंग में। दूसरा लाइन कह रहा है कि एवरीवन लाइक्स टू बी इंश्योर दीज डेज, कि आज के दिनों में हर व्यक्ति अपना इंश्योरेंस कराना चाहता है, क्योंकि वैसे भी कोरोना के टाइम में किसी का भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए, इसलिए भी है। नेक्स्ट वन देखते हैं, लिखा है स्पेशल और स्पेशल, दोनों ही वर्ड यहाँ पर भी सेम है बिल्कुल सुनने में। पहला ई से लिखा है स्पेशल, तो इसका मतलब विशिष्ट होता है, यानी कुछ अलग ही प्रकार का विशिष्ट व्यक्ति या कोई वस्तु। दूसरा यहाँ पे स्पेशल है तो ये खास होता है। तो दोनों भी कोई एक जैसी चीज़ें हैं, बट ये किसी एक खास पर्सन या किसी भी एक जगह के लिए होता है, किसी पर्पज़ के लिए। और ये विशिष्ट कोई पर्पज़ नहीं है, हर व्यक्ति अपने आप में विशेष है, यानी विशिष्ट है 100 में से एक, इस टाइप की जब बात हम कहते हैं। तो जब हम स्पेशल यूज़ करते हैं तो इस विशिष्ट होगा, स्पेशल यूज़ करेंगे तो कोई एक के लिए। तो पहला वाला वर्ड जब यूज़ करेंगे तो कुछ इस तरह से अर्थ निकलना चाहिए कि द नॉन वायलेंस ऑफ MK गांधी वॉज स्पेशल, कि महात्मा गांधी के द्वारा किया गया जो अहिंसा का प्रदर्शन था वह एक विशिष्ट प्रदर्शन था। दूसरा, माई फ्रेंड इज़ गोइंग टू आगरा फॉर अ स्पेशल पर्पज़, कि मेरा मित्र जो है आगरा जा रहा है किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए। तो वह उसका उद्देश्य निश्चित है, इसलिए यहाँ पे विशेष उद्देश्य के लिए कहा जा रहा। और फिर आगे कहा भी गया कि ही वॉन्ट्स टू सी द ताज, कि उसे वहाँ पर ताजमहल देखना है। तो इसलिए यहाँ पर यह बात इस तरह से प्रयोग की जाएगी। द नेक्स्ट वन देखते हैं, लिखा है एक्सपेंस और एक्सपेंस। पहला जब एक्सपेंस का यूज़ करते हैं इसका मतलब होता है खर्चा या व्यय करना। आई हैव टू अफोर्ड ऑल द एक्सपेंस ऑफ माई सिस्टर्स मैरिज, कि मुझे अपनी बहन के विवाह के जितने भी खर्चे हैं उसे हर तरह से वहन करना है, यानी खर्च करना है, मेरा ही ये कर्तव्य होगा। दूसरा एक्सपेंस कहता है विस्तार, जिसका मतलब होता है एक्सपेंड कर देना, आगे बढ़ाना किसी चीज़ को। तो यहाँ पे विस्तार कहलाता है, तो इसको इस तरह से प्रयोग करेंगे, द एक्सपेंस ऑफ द फ्लड वाटर वॉज हॉरिबल जर्नी, कि जो बाढ़ का पानी लगातार बह रहा उसमें बढ़ते हुए पानी में यात्रा करना एक बहुत ही भयानक या डरावना यात्रा हो सकती है। इस तरह से इसका प्रयोग करना है। नेक्स्ट वन है एग्जॉस्टिंग और दूसरा कहला रहा है एग्जॉस्टिव। तो पहला जब एग्जॉस्टिंग कहलाता है तो ये मतलब होता है पूरी तरह से थक जाना या थका देने वाली परिस्थिति, और दूसरा एग्जॉस्टिव होता है तो संपूर्ण, यानी पूरे भाग की जब बात करेंगे किसी जगह तो संपूर्ण कहलाएगा। पहले का जब हम प्रयोग करेंगे तो द जर्नी ऑफ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज़ वेरी एग्जॉस्टिंग, कि नॉर्थ से यानी दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की तरफ जो यात्रा होती है बहुत ही थका देने वाली है। इस अर्थ में जब हमें इसे प्रयोग करना है तो इसका ऐसे प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट वन कहता है देयर इज़ नीड फॉर ऑफ एन एक्सक्यूटिव नॉलेज ऑफ टू बी सेलेक्टेड इन IAS। तो आगे कहा है कि IAS यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में सेलेक्ट होने के लिए संपूर्ण ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो इन दोनों शब्दों का प्रयोग का कुछ इस तरह से अर्थ में हम इसे प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं फेयर और फेयर। जब FAIR फेयर का यूज़ करते हैं तो इसका मतलब मेला होता है और अच्छा भी होता है, दिखने में अच्छा होता है उसको भी हम कहते हैं, और फेयर होता है तो उसको भी हम यहाँ पे फेयर बोलते हैं FAIR। एक फेयर इसके लिए यूज होता है मेले के लिए, मनोरंजन वाले कार्य के लिए फेट FETE फेट, और फेयर भी यूज़ होता है, दोनों ही वर्ड हैं। तो पहले का अर्थ है मेला। दूसरे फेयर का जो प्रयोग है वह है किराया। जब हम कहीं जाते हैं तो जो हम भाड़ा देते हैं ऑटो, टेम्पो, ट्रेन या किसी और यात्रा से, किसी और साधन से यात्रा करने का, तो वो किराया कहलाता है फेयर। तो पहले वाले का प्रयोग जब होगा ऑल इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, प्रेम और युद्ध में सब कुछ जायज़ है या अच्छा है यह कहा जाता है। यह बड़ी एक प्रसिद्ध कहावत है, सब लोग इसको कहीं ना कहीं उपयोग भी करते हैं। दूसरा कहता है रेलवे फेयर्स हैव बीन इंक्रीज सिंस 1 अप्रैल, कि 1 अप्रैल से रेलवे का जो भाड़ा है, किराया, वो बढ़ जाएगा। तो इस तरह से बढ़ गया है, यहाँ पे ये इस अर्थ में प्रयोग करते हैं। द नेक्स्ट वन है ऐसे फेन और फेन दोनों ही है। तो पहले फेन FAIN को जब प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब होता है प्रसन्नता पूर्वक, खुशी खुशी जब कोई कार्य होता है या कुछ भी होता है। फेन वुड आई क्लाइंब बट आई फियर टू फॉल, कह रहे हैं मैं कूदना तो मुझे बहुत पसंद है, प्रसन्नतापूर्वक मैं कूद जाता हूँ, लेकिन बट आई फियर टू फॉल, गिरने का डर मुझे होता है। तो दूसरा ऐसे कहता है यहाँ पे कि फेन बहाना बनाना। द थीफ फेंड मैडनेस इन द कोर्ट, कि कोर्ट के अंदर पहुंचकर जो चोर था वह डर से, बहाने से एकदम पागल हो गया, यानी वो बहाना बनाने लगा पागल होने का, ऐसा उसने वहाँ पे कोर्ट में बयान देने लगा।
नेक्स्ट वन इसको प्रयोग करते हैं फेट, FATE, इसका मतलब भाग्य होता है, और FETE इसका मतलब मनोरंजन। तो जैसे अभी ऊपर मेले वाली परिस्थिति की बात कर रहे थे, वहाँ भी फेट बोलते हैं, तो स्कूलों में अक्सर करके ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। FATE फेट जब बोलेंगे तो इसका अर्थ निकलेगा कुछ इस तरह से, वी कैन नॉट क्वेरल अगेंस्ट फेट, कि हमें भाग्य के विपरीत कभी भी जो है बड़बड़ाना नहीं चाहिए, यानी भाग्य का अलग ही अपना एक क्राइटेरिया होता है। फिर दूसरा फेट कहता है अ ग्रैंड फेट वॉज हेल्ड ऑन द रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस पर एक बहुत ही मनोरंजन वाला कार्य जो है उसे लॉन्च किया गया या कार्यक्रम किया गया गणतंत्र दिवस के मौके पर, मनोरंजन वाला। तो इस तरह से इसका अर्थ हमें प्रयोग करना है। तो ये थी आज की सीरीज 77 तक। 78 से हम नेक्स्ट ई सेशन में कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट ई लर्निंग सेशन में उसे देखेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष सर चैनल।